दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योग्राफी, हमारी सीडीएस 1 2023 के पीवाईक्यूज एनालिसिस की इस सीरीज़ में। अभी तक हमने साइंस, हमने पॉलिटी, हमने हिस्ट्री डिस्कस कर लिया है। आज यहाँ पर हम ज्योग्राफी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने हमारे टेलीग्राम चैनल अचीव सीएपीएफ और अचीव सीडीएस को ज्वाइन कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जस्ट सीएपीएफ के स्टूडेंट टेलीग्राम में जाकर अचीव सीएपीएफ सर्च करें और सीडीएस के स्टूडेंट टेलीग्राम में अचीव सीडीएस सर्च करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी सीरीज़ की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल पर। और इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर हम लोग डेली 5 एमसीक्यूज़, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और डेली करंट अफेयर के 5 एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आपके लिए बहुत 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 रिलेवेंट है। इस बार करंट अफेयर के 80% क्वेश्चन आपके सीडीएस में डायरेक्ट उन 5 क्वेश्चनों की सीरीज से देखने को मिले थे। तो वो सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ने की कोशिश करें और हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स का फ़ायदा उठाएं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के सेशन पर चलते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉइल टाइप। अब यहाँ पर कुछ सॉइल टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं और पूछा है कि वो कौन सी सॉइल टाइप है जिसके बारे में यहाँ बात हुई है। तो क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? दीज सॉइल्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सेकेंड पॉइंट है दीज सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रपोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। थर्ड है दीज सॉइल्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजेस। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्लास 10th की एनसीईआरटी से पूछा है। ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट नाम का एक चैप्टर है जिसमें एक टॉपिक है सॉइल। अब ये सॉइल आपका स्कैटर्ड फॉर्म में गिवन है। ये आपको कहीं 7th और 8th क्लास में भी देखने को मिलता है, 10th क्लास में भी देखने को मिलता है, 12th क्लास में भी देखने को मिलता है। तो ऐसे स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन को कोशिश करें अपने एक कहीं नोट्स में इंक्लूड करने की, ताकि आपको 10 जगह दी गई इंफॉर्मेशन को अलग अलग जाकर ना पढ़ना पड़े। तो ये जो क्वेश्चन है सॉइल टाइप का, यह आपका डायरेक्ट क्लास 10th के एनसीईआरटी से पूछा हुआ है। अब मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपको एलुवियल सॉइल के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ देखने को मिलता है कि द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। यही आपका स्टेटमेंट 1 है, कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। अब यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ मेंशन है, मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रपोर्शन ऑफ पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। यही स्टेटमेंट आप अपने सेकेंड पॉइंट में देखेंगे। दीज सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रपोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। ठीक है, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम पूछा गया है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट्स, सॉइल आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। ठीक है, तो यहां पर भी आप देखेंगे दीज सॉइल्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। तो ये तीनों स्टेटमेंट आप देखेंगे एलुवियल सॉइल के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर होता है एलुवियल सॉइल। अब देखिए, एग्जाम में वैसे तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पढ़नी ज़रूरी हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आती हैं जिन्हें हम स्किप नहीं कर सकते, जिसमें सॉइल आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और अगर मैं सॉइल में भी बात करूं, सभी सॉइल्स में भी कुछ स्पेसिफिक सॉइल ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब ये मैं बार बार इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, तो किस बेसिस पे बोल रहा हूं? क्या मुझे यूपीएससी ने आकर बताया है? नहीं, मुझे यूपीएससी ने नहीं बताया, बल्कि मैंने यूपीएससी के दिए गए पीवाईक्यूज को एनालाइज करके ये फाइंड आउट किया कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं लाइक सॉइल कि जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और उसमें भी अगर देखा जाए तो एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल, इन दो सॉइल्स पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, आपका सीडीएस 2021 में क्वेश्चन सेम इसी तरीके से जिस तरीके से 2023 में पूछा गया है। यहां पर भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको गिवन थी और यहां पर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस जिस तरीके से आपका सीडीएस 2023 में पूछा गया है कि जनरली क्लेई है, डीप है, इम्परमिएबल है। यहां पर स्टेट भी मेंशन कर दिया है। फिर उसके बाद रिच इन आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिना।
तो इस तरीके से ही आपका 2023 में क्वेश्चन रेप्लिकेट हुआ है। और आप देखेंगे एलुवियल सॉइल के बारे में भी सीडीएस 2021 में पूछा गया था। तो अब यहां से क्या समझ में आता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं कि पहली चीज कि सॉइल का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, कुछ ऐसी सॉइल्स हैं जिनको आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना था, जैसे एलुवियल सॉइल और साथ में आपका ब्लैक सॉइल। अब इन दोनों को करने का तरीका भी यहां पर आप नोटिस करेंगे, ये जो ऑप्शंस मेंशन है इस तरीके के, आपको ऐसी इंफॉर्मेशन सभी सॉइल्स की तो प्रिपेयर करनी ही थी, बट इन स्पेसिफिक सॉइल्स की अच्छे से डिटेल्ड में तैयार करनी थी। तो वहीं से उठाकर आपका ये क्वेश्चन एलुवियल सॉइल के लिए तैयार किया इन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस हवा में कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन मैं कहूंगा काफी इजी क्वेश्चन था अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और आपके एनसीईआरटी को एनालाइज किया होता। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? विशाखापट्टनम पोर्ट इज अ लैंडलॉक्ड हार्बर, दीनदयाल पोर्ट इज अ टाइडल पोर्ट। वैसे मैं बता दूं कि आज की वीडियो हमारी थोड़ी सी लेंदी होने वाली है, क्योंकि यहां पर मैं काफी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको बताने वाला हूं जो आज तक ना तो आपने सुनी होगी ना ही इस तरीके से चीजों को सोचा होगा। तो प्लीज हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहें और सीखने की कोशिश करें कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमें यूज करना है हमारे आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो यहां पर क्वेश्चन में पोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है। क्लास 10th चैप्टर 7 लाइफ लाइन्स एंड नेशनल इकोनॉमी में एक एरिया है पोर्ट। वहां पर आप देखेंगे आपकी क्लास 10th में और क्लास 12th दोनों ही जगह ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहां पर आप देखेंगे मेंशन है, विशाखापट्टनम पोर्ट इन आंध्र प्रदेश इज लैंडलॉक्ड हार्बर कनेक्टेड टू द सी। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपकी क्लास 10th में इंफॉर्मेशन गिवन है, कांडला ऑल्सो नोन एज दीनदयाल पोर्ट इज अ टाइडल पोर्ट। तो वैसे तो आपकी ये इंफॉर्मेशन 12th और 10th दोनों जगह दी है, बट मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा कि इस स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन को एक जगह कहीं नोट्स में, और बेटर रहेगा कि ये सभी इंफॉर्मेशन एक मैप के थ्रू आप लोग तैयार कर लें। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन कि विशाखापट्टनम लैंडलॉक्ड हार्बर है और कांडला जो कि दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है इज अ टाइडल पोर्ट, ये दोनों चीजें आपकी यहां पर स्टेटमेंट में मेंशन है और इसका आंसर जो है बोथ होगा, जो कि एक सही आंसर है। तो आपने देखा आपकी एनसीईआरटी में किस तरीके से ये इंफॉर्मेशन गिवन थी। अब देखिए, मैं सिर्फ यहां पर आपको हर क्वेश्चन का एनसीईआरटी से सोर्स नहीं दिखा रहा हूं, मैं साथ ही साथ कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी इंपॉर्टेंस दिखा सकूं। अब आप देखेंगे ये क्वेश्चन, मान लीजिए कि आपने एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा, आपको लगा कि यार ये चैप्टर तो इंपॉर्टेंट नहीं था, ये एरिया तो इंपॉर्टेंट नहीं था, तो क्या पढ़ने की जरूरत है। अब आपको ये समझ में कैसे आया, आपने कैसे मान लिया कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा? अब आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब आप एनालाइज करेंगे, सीडीएस 2014 में सेम यही स्टेटमेंट जो आपका पहला स्टेटमेंट था विशाखापट्टनम वाला, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बना के दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड हार्बर, आपका विशाखापट्टनम। सीडीएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन ऑलरेडी। अब आप यहां पर देखेंगे एनडीए 2012, ये बात एक बात और कई स्टूडेंट ने पूछा कि सर क्या सीडीएस के ही पेपर को हम एनालाइज करें या फिर और भी अदर पेपर्स को एनालाइज किया जाए। देखिए, बहुत अच्छा रहेगा अगर यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट कराए गए सभी एग्जाम्स के अगर क्वेश्चंस का आप पीवाईक्यू एनालाइज करेंगे, क्योंकि अब आप नोटिस कीजिए ये क्वेश्चन आपका एनडीए 2012 में पूछा गया था, क्योंकि कई बार क्वेश्चन सिर्फ उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नहीं आते, यूपीएससी कई सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो हमें उनके अदर एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस को एनालाइज करना होगा, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चंस को एक दूसरे एग्जाम से स्विच करती रहती है। कभी सीएपीएफ का सीडीएस में पूछ लिया, सीडीएस का एनडीए में पूछ लिया, एनडीए का फिर से सीडीएस में पूछ लिया, सीएससी के कुछ कॉन्सेप्ट उठाकर एनडीए सीडीएस में सीएपीएफ में पूछ लिए। तो इसीलिए पूरा होलिस्टिक कवरेज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस का करना होगा अगर आपको एक बहुत अच्छी कमांड चाहिए। ठीक है, अब आप यहां देखिए एनडीए 2012 में ये दोनों जो पोर्ट आपको मेंशन है, कांडला पोर्ट जो कि दीनदयाल पोर्ट के नाम से जाना जाता है और विशाखापट्टनम पोर्ट, दोनों की इंफॉर्मेशन सामने आपको मेंशन है। डीपेस्ट लैंड लॉक्ड प्रोटेक्टेड पोर्ट, ठीक है, ये इसका आंसर हुआ, और कांडला पोर्ट का ये है टाइडल पोर्ट, ये इसका आंसर हुआ।
तो ये आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दी हुई थी। अगर आपने इस पर पहले से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होता तो यह आंसर आपका बिल्कुल सही होता। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्लाउड टाइप। दे आर बॉर्न थ्रू कन्वेक्शन, ओनली क्लाउड टाइप दैट कैन प्रोड्यूस हेल, थंडर एंड लाइटनिंग, दे आर लार्ज कॉलीफ्लावर शेप्ड टावर्स ऑफन अनव्हील टॉप्स। अब देखिए, अगर मैं बात करूं आपकी एनसीईआरटी की, तो क्लास 11th इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट चैप्टर 11th वाटर इन द एटमॉस्फेयर, जहां पर क्लाउड का जो कॉन्सेप्ट है और रेन का कॉन्सेप्ट, वहां आप देखेंगे कन्वेक्शनल रेन में एक पैराग्राफ है, द एयर ऑन बीइंग हीटेड बिकम्स लाइट एंड राइज अप इन कन्वेक्शन करंट, एज इट राइजेज इट एक्सपांड्स एंड लूजेज हीट एंड कॉन्सिक्वेंटली कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एंड cumulus cloud are formed with thunder and lightning। ठीक है, तो थंडर एंड लाइटनिंग यहां पर आप देख लेंगे आपके सेकंड स्टेटमेंट में। कन्वेक्शन से बात हो ही रही है टॉपिक से, और यह क्यूमुलस क्लाउड है जो कि इसका आंसर है आपका क्यूमुलोनिम्बस। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि यहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं थी, बट इंफॉर्मेशन इतनी जरूर मेंशन थी कि जिससे आपका आंसर किया जा सकता था। बट अब दूसरा सोर्स देखते हैं, जीसी लियोंग में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड में इसे आपको डिस्क्राइब किया है यहाँ पर, इट्स कॉलीफ्लावर टॉप ऑफन स्प्रेड आउट लाइक अनवील। ठीक है, दूसरा ये थंडर क्लाउड है, ये लाइटनिंग एंड थंडर क्लाउड है। मतलब जो स्टेटमेंट में कीवर्ड मेंशन है वो सभी कीवर्ड यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से भी आंसर किया जा सकता था। अब यहाँ पर ध्यान रखें कि मैंने आपको जीसी लियोंग दिखाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीसी लियोंग पूरी की पूरी पढ़ने लग जाएंगे। हाँ, आप क्या काम कीजिए, आप क्लाउड्स देखिए। अब अगर यहाँ पे क्लाउड पूछा है तो आपके लिए ये ज़रूरी होता है कि क्लाउड के एक अच्छे से बेहतरीन नोट्स तैयार कीजिए, जिसमें एनसीईआरटी से इंफॉर्मेशन और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो जीसी लियोंग में है वहाँ से भी कुछ कुछ पिक कीजिए और बनाइए नोट्स अपने। बट सिर्फ जीसी लियोंग पर डिपेंडेंट ना हो जाए, अपने नोट्स अलग से बना के रख लीजिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर एनालाइज करके अपने नोट्स में ऐड करें। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पीवाईक्यू हमारा हेल्प करता है। यूपीएससी आईईएस एग्जाम में ये क्वेश्चन हमने अपने गेम चेंजर प्रोग्राम में मेंशन किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड हैज़ ग्रेटेस्ट वर्टिकल एक्सटेंट विच ब्रिंग कन्वेक्शनल रेन अकम्पनीड बाय लाइटनिंग एंड थंडर। वो सभी स्टेटमेंट जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, वो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में देखने को मिलते हैं, और इसका आंसर आपको क्यूमुलोनिम्बस यहाँ पर मेंशन है। तो देखा कैसे हमारा पीवाईक्यू का एनालिसिस हेल्प करता है। और आप नोटिस करेंगे हमने गेम चेंजर में इसको एक प्रॉपर पिक्चर के थ्रू भी डिस्क्राइब किया था। यहाँ पर आप देखें, निम्बू स्ट्रेटस का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस रेन क्लाउड। जनरली निम्बू स्ट्रेटस और क्यूमुलोनिम्बस पर ही क्वेश्चन निकल कर आते हैं, तो इसे हमने ड्रॉ करके भी प्रोवाइड कराया था। और क्यूमुलोनिम्बस का मतलब होता है थंडर स्टॉर्म क्लाउड, जो कि आप देख सकते हैं। अगर आपने इस फोटो को कभी देखा होता तो आप इस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करते, क्योंकि आप देख रहे हैं क्यूमुलोनिम्बस किस तरीके से कॉलीफ्लावर की तरह थंडर और लाइटनिंग दे रहा है। और आप यहाँ पर देखेंगे सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर ऐड किए हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करें तो आपके क्वेश्चंस ज़रूर ठीक होंगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि सिलेबस मतलब सिर्फ आपकी एनसीईआरटी नहीं है, सिलेबस मतलब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अपनी प्रिपरेशन में ज़रूर ऐड करें। तो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स इज टर्म्ड एज गैस प्लैनेट्स एज दे आर कंपोज प्राइमरली ऑफ लाइटर आइसेस, लिक्विड्स एंड गैसेस। अब वैसे तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसे आप बहुत इजीली आंसर कर दिया होगा, बट फिर भी मैं आपको इसका सोर्स एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों जगह दिखाता हूं। अब आंसर तो इसका बी है, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बट आपकी एनसीईआरटी में मैं बता दूं, ये क्लास 11th फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये पहला ही चैप्टर है जहां पर आपको सोलर सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन मेंशन है। ये जो पेज आप देख रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट पेज है कि अगर कभी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेगा तो सबसे पहले यहीं से बनेगा, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को भी मिले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, द फर्स्ट 4 आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल, मीनिंग द अर्थ लाइक एज दे आर मेड अप ऑफ रॉक एंड मेटल। तो पहले जो 4 प्लैनेट हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं, और
दे हैव रिलेटिवली हाई डेंसिटी। ठीक है, अब जो रेस्ट 4 बचे हुए 4 हैं उन्हें हम जोवियन, गैस और जियांट प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे गैस प्लैनेट के बारे में बात हो रही है और इन्होंने बता दिया है कि रेस्ट 4 प्लैनेट। तो बचे 4 कौन से हैं वो आपके ऑप्शन में मेंशन है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब इस एरिया को तो आप पढ़ेंगे, बट मैं बता रहा हूँ कि ये जो पूरा पेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। इस टेबल को हम जनरली इग्नोर करते हैं। इस टेबल से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं प्रीवियसली और बनाए जा रहे हैं। NDA 1 2023 में इसी टेबल से एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है जो कभी भी कल CDS और CAPF में पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को तैयार रखें। अब मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पूछा जो गया है इस चैप्टर से वो दिखाता हूँ। देखिए, ऐसा कभी नहीं होता कि सोलर सिस्टम से CDS में क्वेश्चन ना आए। आप नोटिस करेंगे यहाँ मैंने इसीलिए कई सारे ईयर्स के क्वेश्चंस मेंशन किए हैं। CDS 2020, CDS 2022, CDS 2019, CDS 2012, CDS 2019, CDS 2016, हमेशा आप देखेंगे सोलर सिस्टम से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अब क्या समझ में आता है यहाँ से कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार करना सबसे ज़रूरी है क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जाना है। और आप देखेंगे यहाँ पर ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, द 4 प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और जो लास्ट वाले होते हैं वो आपके गैस प्लैनेट है। तो जब आपने ये क्वेश्चन देखा होगा तो आपको इसे एनालाइज करना था। व्हाट इज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, व्हाट इज जियांट प्लैनेट, व्हाट इज ड्वार्फ प्लैनेट, व्हाट इज गैस प्लैनेट। तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको लेकर चलना है जो आपकी एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस क्या है। मैं हर जगह, हर टॉपिक में, हर चैप्टर में कोशिश करता हूं कि आपको PYQs का वैल्यू समझाऊं। आप समझिए, एक बात सबसे ज़रूरी समझ के चलिए मेरे दोस्तों, बुक्स, NCERTs, स्टैंडर्ड सोर्सेज सब पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, आपका कंपिटिटर भी पढ़ रहा है, पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इन सब चीज़ों के करने के बाद वो आती है प्रीवियस ईयर एनालिसिस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कोई नहीं कर रहा है। मैं कह सकता हूं कि 99% स्टूडेंट ऐसे हैं जो PYQs को एनालाइज नहीं करते और जो 1% करते हैं वही सिलेक्ट हो रहे हैं। इसीलिए सिलेक्शन रेशो भी कम है। तो PYQs का एनालिसिस क्यों करना है ये सब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से, जिस पेपर को आपने इतना टफ है, इतना हार्ड है, कहाँ से आया, क्यों पूछा। आप देखिए आपके पिछले सालों में वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं, कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिए, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी UPSC के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना ज़रूरी है। मैं बार बार एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस आपकी सभी चीज़ों से सबसे ज़्यादा है प्रिपरेशन में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब 2 कोड दिए हैं, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन अ थर्मल पावर स्टेशन फ्यूल सच एज ऑयल, कोल और नेचुरल गैस आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। सेकेंड है, फ्यूल्स आर बर्न टू हीट वाटर एंड टर्न इट इनटू स्टीम एंड विच गोज थ्रू टर्बाइन विच स्पाइन्स एंड टर्न जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो किस तरीके से थर्मल पावर स्टेशन में किस प्रोसेस से जो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी की जा रही है उसके बारे में 2 स्टेटमेंट है जो कि आपकी क्लास 10th चैप्टर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस वहाँ पर देखने को मिलेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रिपेयर हो रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रिपेयर करने के 2 तरीके हैं, यहाँ पे मेंशन है कि इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड मेनली इन 2 ways, by running water which drives hydro turbine to generate hydroelectricity and by burning other fuels such as coal, petroleum and natural gas to derive turbine to produce thermal power। अब यहाँ देखेंगे टर्बाइन, थ्रू अ टर्बाइन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हो गया, आपने देख लिया। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मेंशन है आपके क्वेश्चन में। सेकंड, thermal electricity is generated by using coal, petroleum and natural gas. The thermal power station are non-renewable fossil fuel for generating electricity। तो कहीं ना कहीं ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे आपका यहाँ जो आंसर होगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ठीक है, तो आपकी ये NCERT में मेंशन है और वैसे तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी होगी, बट मैंने आपको आपका सोर्स भी बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, सेंसस पर क्वेश्चन आया है, क्या कह रहा है,
अ पर्सन हु कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट इज नॉट लिटरेट। चलिए देखते हैं आगे। पर्सन एज्ड 7 years एंड अबव हु कैन बोथ रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज ट्रीटेड एज लिटरेट। उम्मीद है आप सभी ने इसको करेक्ट किया होगा, बट मैं आपको एनसीईआरटी से इसका सोर्स दिखाता हूँ। क्लास 9th में आपका चैप्टर है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में एक टॉपिक है सेंसस, वहाँ पर आपको लिटरेसी रेट मेंशन है। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 अ पर्सन एज्ड 7 years एंड अबव who can read and write with understanding in any language is treated as literate। आपका जो सेकंड पॉइंट है डायरेक्ट यहां से उठाया गया है, ठीक है। और अगर आपका ये सेकंड स्टेटमेंट ठीक होता है तो 1 भी यहां से एक्सप्लेन किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से इसका आंसर सी, बोथ 1 and 2। अब ये आपका एनसीईआरटी से सोर्स। अब देखिए मैं आपको एनसीईआरटी से सोर्स दिखा तो रहा हूं, बट कई स्टूडेंट्स का ये कहना होगा कि भाई मुझे कैसे पता कि मैं उस पॉइंट को, उस एरिया को इतना अच्छे से पढूं कि कल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुझे कैसे पता। तो इसीलिए मैंने कहा है मेरे दोस्तों कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए। अब आप नोटिस कीजिए ये क्वेश्चन सीडीएस 2017 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यहां पर देखिए क्या कह रहा है, स्टेटमेंट बताना है कौन सा करेक्ट है। फॉर द पर्पस ऑफ सेंसस 2011 अ पर्सन एज्ड 7 एंड अबव who can both read and write with understanding in any language is treated as literate। अब यहाँ पर बस एज बदल दिया, यहाँ 7, 8, 9, 10। तो आपने यहाँ पर अभी देखा, यहाँ पर हमें 7 मेंशन है, यही चीज़ हमारे यहाँ स्टेटमेंट में मेंशन है। तो ये इसका राइट आंसर है, और ये आपको मैंने दिखाया कि किस तरीके से सीडीएस 2017 में से पूछा गया है। जब पूछा गया था तो आपको एनालाइज करना था, और जब आपने एनालाइज किया होता तो ये पूरा एरिया पढ़ा होता और आपका जो आंसर है वो सही किया होता। तो चीज़ें कुछ नई नहीं आ रही हैं, चीज़ें वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठा कर पूछी जा रही हैं, बस उनका पूछने का थोड़ा सा तरीका बदल दिया है। अब वो बदलना भी ज़रूरी है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ 10 AM इन ग्रीनविच मीन टाइम, देन व्हाट विल बी द टाइम एट 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन भी मैं फिर वही कहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इतनी बार इस क्वेश्चन को पूछा है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि आपने इसको सॉल्व करना सीख लिया होगा, जो कि आपकी क्लास 6th चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में टाइम जोन के कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है। यहाँ पर आप इसे पूरे पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। अब मैं अगर आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊं तो कह रहे हैं कि आपको ग्रीनविच मीन टाइम पे 10 बजे हुए हैं, और पूछा है कि 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर क्या टाइम हो रहा होगा। तो अब समझने की कोशिश कीजिए। 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट, ठीक है। 90 डिग्री का मतलब क्या होगा, 4 9 36, तो 360 मिनट्स। अब मैं इसको आवर्स में चेंज करूंगा तो 60 से डिवाइड कर दूंगा, तो आपका निकल के आएगा 6 आवर्स, तो 6 घंटे। अब 6 घंटे आगे या पीछे ये हमारा डिसाइड करेगा ये जो टर्म है ईस्ट। तो ईस्ट जब है तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे when it is 12 noon at Greenwich, the time at 50 degree east of Greenwich will 60 minute, that is 1 hour ahead of Greenwich। ahead मतलब आगे। तो अगर मैं आगे की बात करूँ तो 10 बजे में आपको ये 6 घंटे ऐड कर देने हैं। तो जब आप ऐड कर देंगे तो बजेंगे 4 PM। 4 बज गए हैं, पार्टी अभी बाकी है। तो ये इसका आंसर होगा। डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप एनडीए में यही क्वेश्चन बिल्कुल, मतलब मैंने इसी को पर्टिकुलरली इसलिए उठाया है, पूछे तो कई सारे क्वेश्चन गए थे, बट ये बिल्कुल सिर्फ वैल्यू चेंज की गई है। यहाँ पर 1:45 PM, नहीं तो एकदम वही क्वेश्चन है 90 डिग्री ईस्ट पर। तो तब अगर आपने इसे सॉल्व किया होता तो भी इसे आपने सही किया होता। तो मैंने आपको एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों में इसकी इंपॉर्टेंस दिखा दी। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रानी टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट लास्ट ईयर शी डिड बोटिंग इन 4 डिफरेंट लेक्स, नेमली लोकटक, बारापानी, कोलेरू एंड पुलिकट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड शी विजिट। अब एनसीईआरटी में तो लेक्स की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट ऐसी प्रिपरेशन में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि कुछ टॉपिक मैपिंग के तैयार रखिए, जिसमें लेक्स एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये सभी टॉपिक जो आपको मैप्स के लिए रेडी रखने कि कौन कौन से मैप्स तैयार करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, वो सब मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा।
बट अभी हम अपनी लेक्स पर आते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये देखने को मिलेगा फिर से। सीडीएस 2017 पूछा गया कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लोकतक लेक सिचुएटेड। एनडीए 2019 लोकतक लेक इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है हमारा मणिपुर। वैसे तो आपको ये पता ही होगा, आइडिया ही होगा। तो मणिपुर यहाँ से ए बी दोनों में है, तो सी और डी को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे पुलिकट जो है तमिलनाडु दोनों जगह दे रखा है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बारापानी मेघालय दोनों में दे रखा है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कोलेरू की। अब कोलेरू लेक के बारे में आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि आपसे सीडीएस 2006 में लेक्स का एक क्वेश्चन आया था, जहाँ पे चिलिका लेक, कोलेरू लेक, सांबर लेक, वेम्बनाड लेक के बारे में स्टेट मैच कराने के लिए पूछे गए थे। तो कोलेरू आपका जो बी ऑप्शन है वो कनेक्ट होता है आपके आंध्र प्रदेश से, तो बी का 1। तो इस तरीके से आपका डी आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगर आपने इसके अलावा भी चीज़ें एनालाइज की होंगी यूपीएससी के अदर एग्जाम्स में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कोलेरू लेक को केरला से कनेक्ट कर रखा है और पूछा है कि क्या ये पेयर करेक्ट है। तो यहाँ आप देखेंगे ये पेयर बिल्कुल करेक्ट नहीं है, तो 2 यहाँ से हटाएंगे। और पुलिकट लेक भी कर्नाटका में नहीं है, तो ये भी गलत हुआ। तो यहाँ पर आंसर है 1। इसी वजह से हमें पता चल जाता है कि कोलेरू लेक केरला में तो नहीं है, तो इसका आंसर हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है। और ये केरला इसका आंसर नहीं होगा, इसलिए आंसर इसका बी होगा। तो समझिए, मेरी बात को फिर से समझिए, चीज़ें कुछ नहीं पूछी जा रही हैं। आपके यूपीएससी के दूसरे एग्जाम या सीडीएस के ही एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को घुमा कर नए तरीके से, अलग अलग स्टाइल में, नए फैशन में ला कर पूछा जा रहा है। बस इतना किया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से सोर्स नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको प्रीवियस ईयर की वैल्यू भी दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको वो चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसे सिर्फ आज तक लोगों ने बताया है पर यूज़ करके नहीं दिखाया है। और शायद आज के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेट शेयर बाउंड्री विद तेलंगाना। भाई, तेलंगाना से कौन सा स्टेट शेयर करता है बाउंड्री अपनी? ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर तो मैं कुछ सोर्स नहीं दिखा सकता आपको, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन का तो कोई सोर्स नहीं होता। मैप है आपके सामने, अच्छा है, आपने देखा है उसको, कभी पढ़ा है, तो आप इसे कर ले जाएंगे। दूसरा तरीका, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि एनसीईआरटी से तो हमें ये सोर्स नहीं मिलेगा, बट सोर्स हमें देखने को मिलेगा पीवाईक्यूज में। कैसे? अब देखिए, आप यहाँ देखिए, सीडीएस 2009 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश शेयर्स इट्स बॉर्डर विद हाउ मैनी स्टेट। अब यहाँ पर हमें आंसर पता है कि 5 स्टेट हैं, बट अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो 5 स्टेट कौन से हैं, आपको पता करना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ से। अब यहाँ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर कॉमन बाउंड्रीज विद मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट। तो जब यहाँ पर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा। तो जब छत्तीसगढ़ के आप देखेंगे अदर बाउंड्री स्टेट्स, तो उसको आप जब अपने नोट्स पे बनाएंगे तो वहाँ से अभी हमें एक पॉइंट देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर एक और छत्तीसगढ़ पर ही क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए किस तरीके से सीएपीएफ 2013 का क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट मेक बाउंड्री विद छत्तीसगढ़। अब इस क्वेश्चन से हमें ये देखने को मिला कि छत्तीसगढ़ इन सभी में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट से पास बाउंड्री शेयर करता है। बट यहाँ पे हमारी ये जिम्मेदारी थी कि भाई कौन कौन से स्टेट हैं वो हमें पता तो होने चाहिए। अब अगर आपने किए होते तो वो ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला भी सही किया होता। तो इसी तरीके से इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको तैयार करना था। अब अगर आपने तैयार किया होता तो ज़रूर इस तरीके की इमेजेस रेडी की होती जो हमने हमारे गेम चेंजर में प्रोवाइड की थी कि कौन सा स्टेट है जो अपनी सबसे ज़्यादा स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो यूपी। अब यूपी किन किन के साथ करता है वो सब हमने यहाँ प्रोवाइड किया है। फिर उसके बाद आपका आता है सेकंड नंबर पे आसाम जो 7 स्टेट के साथ शेयर करता है, वो भी यहाँ मेंशन है। छत्तीसगढ़ ये भी 7 स्टेट के साथ। अब कौन कौन से स्टेट हैं वो भी यहाँ पर मेंशन है। और आप यहाँ पर नोटिस करेंगे अगर इस इमेज में आप देखते हैं तेलंगाना भी आपका छत्तीसगढ़ से शेयर करता है अपना बॉर्डर। बट यहाँ पर उड़ीसा यहाँ पर नहीं है तेलंगाना से कनेक्टेड, क्योंकि बीच में आ जाता है आंध्र प्रदेश। ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे मध्य प्रदेश भी तेलंगाना से नहीं टच हो रहा है क्योंकि बीच में आ रहा है महाराष्ट्र। ठीक है। अब या तो इस तरीके से या दूसरे तरीके से कहिए
कि आपने अगर मध्य प्रदेश के 5 बॉर्डर स्टेट पढ़े होते, जैसे जो कि हमने यहाँ प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पर तेलंगाना कहीं नहीं है। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि हमें तेलंगाना डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं देखने को मिल रही है, बट कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं हमें अपने प्रीवियस ईयर एनालिसिस से। तो अब हम हमारे क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है कि तेलंगाना, अब देखिए उड़ीसा को एलिमिनेट कीजिए, उड़ीसा एलिमिनेट कर दिया, मध्य प्रदेश को एलिमिनेट कीजिए, हमारा आंसर आ गया डी। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये 4 स्टेट हैं जिससे तेलंगाना शेयर करता है अपनी बाउंड्रीज। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें हेल्प करते हैं। और अब आप कुछ इस तरीके से अपने जो बॉर्डरिंग स्टेट हैं, इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट बॉर्डरिंग जो शेयर करता है लाइक यूपी, फिर आपका सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़ को ज़रूर ध्यान दें क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है, ठीक है। फिर वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, अब ये वो स्टेट्स हैं जो मुझे कहीं ना कहीं ऑप्शंस में देखने को मिले थे, तो वो सभी मैंने इंक्लूड किए हैं। तो डायरेक्टली तेलंगाना वाला क्वेश्चन यहाँ से नहीं हो सकता है, बट इनडायरेक्टली इनकी इन्फॉर्मेशन से डेफिनेटली हम उसे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो ये तरीका हमारा, तो ये एनालिसिस इस तरीके से हमें हेल्प करता है। अब हमारे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। Which one among the following state has the longest extension in north south direction? अब देखिए ये वाला हमने आपको पीछे दिखाया जब हमने बाउंड्री स्टेट पढ़ा था। तो अगर आप यहाँ पर इसको देखते भी हैं तो किस तरीके से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इसका जो एक्सटेंट है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा में। तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। अब इसके लिए कोई ऐसा डायरेक्ट सोर्स तो नहीं है, बट सिंपल मैपिंग है, जिसके लिए मैं आपको एक सिंपल सोर्स सजेस्ट करूँगा। आप जाकर एक बहुत बड़ा जो सबसे मैक्सिमम साइज आपका इंडिया का मैप का आता है उसको खरीद लें। अब वो एक रॉ मटेरियल है, उस मटेरियल पर थोड़ा सा काम करें। काम किस तरीके से? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, माउंटेन, पासेस, रिवर्स, सभी लेक्स, कोस्ट, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको याद आती है उसे सब इंफॉर्मेशन को उस मैप में ऐड करें। और उस मैप को तैयार करने के बाद जब वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन से ऐड होकर रेडी हो जाएगा तो उसे अपने सामने लगा लें। और जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है तो उसे बार बार देखें, घूरें, उसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करें। और एक बार जब वो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर तभी सॉल्व हो पाता है, क्योंकि इनका ना तो कोई आप ऐसा कोई सोर्स देखेंगे, ना ही इस टाइप के क्वेश्चन कहीं से डायरेक्टली किए जा सकते। बट हाँ, कहीं ना कहीं वो इंडिया का मैप आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। एक एक छोटी से छोटी डिटेल आपने अगर ध्यान दी है तो ऐसे क्वेश्चंस इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा बस यही सजेशन रहेगा कि एक इंडिया का बड़ा सा मैप लेकर आप अपने रूम पर अपनी आंखों के सामने हमेशा रखें, क्योंकि सिर्फ इंडिया के मैप से आप देखेंगे 5 से ज़्यादा क्वेश्चन इजीली सॉल्व किए जा सकते थे, ठीक है। तो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग क्लूज अबाउट अ स्टेट ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट है, इट इज नोन एज लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स। सेकंड कह रहा है कि इट कंटेन्स 3 ऑफ द 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। थर्ड कह रहा है कि इट कवर्स अबाउट 2.39% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। अब ये क्वेश्चन मतलब मैं कहूँगा कि यूपीएससी का सबसे ज़्यादा स्मार्ट मूव अगर कोई क्वेश्चन में देखने को मिला है तो वो ये क्वेश्चन है। मतलब इतनी गजब की स्मार्टनेस मुझे यूपीएससी ने देखने को मिली है यहाँ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा। कैसे? अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, जो भी मैं यहाँ पर चीज़ समझाने वाला हूँ इस क्वेश्चन में, वो ऑफ कोर्स आप उस एग्जाम हॉल में लिमिटेड टाइम पीरियड में नहीं सोच सकते, बट कहीं ना कहीं हमें इसको तैयार करना है। तो अब हमें यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में कैसे सोचना है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज़ नोन एज अ लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स। अगर ये फैक्ट आपको पता है तो समझिए पता है, नहीं पता है तो इसमें कुछ भी सोचने जैसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसको तो हम हटाते हैं साइड, यहाँ से हम कुछ भी नहीं सोच सकते थे। थर्ड है, इट कवर्स अबाउट 2.39% टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। ये भी हार्ड फैक्ट है, एकदम ऐसा फैक्ट अगर आपको इसका आइडिया है तो फिर अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इसको भी हटाते हैं। अब जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिस पर सोचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था वो आपका है, मैं इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ। सेकंड स्टेटमेंट, जी हाँ, अगर सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में गिवन होता और बाकी कोई भी स्टेटमेंट नहीं गिवन होता तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब इस स्टेटमेंट को समझिएगा, क्योंकि फ्यूचर में मैं गारंटी लेकर कह सकता हूं कि इस स्टेटमेंट पर क्वेश्चन बन के ज़रूर आने वाले हैं।
कह रहा है कि इट कंटेन्स 3 ऑफ द 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। ऐसा कौन सा स्टेट है जहां 3 फिजियोग्राफी डिवीजन देखने को मिलते हैं आउट ऑफ 6? तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आप में से कई बच्चों को 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन कौन कौन से हैं यही नहीं आइडिया होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपकी 9th और 11th एनसीईआरटी में मेंशन है। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन हिमालय, नदन प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए इन सभी में आप नोटिस करेंगे सिर्फ आसाम ऐसा एरिया है जहां पर 3 फिजियोग्राफिक डिवीजन देखने को मिलते हैं। कर्नाटका में नहीं देखने को मिलते, आंध्रा में नहीं देखने को मिलते, छत्तीसगढ़ में नहीं देखने को मिलते। सिर्फ आसाम ऐसा है जहां पर 3 फिजियोग्राफिक डिवीजन देखने को मिलते हैं। अब वो कौन कौन से फिजियोग्राफिक डिवीजन है मैं आपको समझाता हूँ। हिमालयन माउंटेन पहला, नदन प्लेन भी आपका आसाम में देखने को मिलता है। आपने पढ़ा होगा नदन प्लेन 3 प्लेन से बना हुआ है, इंडस प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो ब्रह्मपुत्र प्लेन वाला जो पार्ट है वो आसाम में देखने को मिलता है, तो सेकंड भी यहाँ पर आ जाता है। इंडियन डेजर्ट नहीं देखने को मिलेगा, कोस्टल प्लेन्स नहीं देखने को मिलेगा, आइलैंड्स नहीं देखने को मिलेगा, पेनिनसुलर प्लेट्यू इसका थर्ड पार्ट है। अब सारा का सारा जो कैच है ना वो यहीं छुपा हुआ है पेनिनसुलर प्लेट्यू में, कि पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसे फिजियोग्राफिक डिवीजन हो सकता है आसाम में। अब समझने की कोशिश करना, इस क्वेश्चन में बहुत हिडन कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। अब आप देखिए, कर्नाटका हो, आंध्र प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, यहाँ पर ना तो आप हिमालय देख सकते हैं, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, ना तो यहाँ आप हिमालय देख सकते हैं, ना ही आप नदन प्लेन्स देख सकते हैं, ना ही डेजर्ट देख सकते हैं, ना ही आइलैंड देख सकते हैं। कोस्टल प्लेन्स मिल सकता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू बिल्कुल हो सकता है, बट थर्ड क्या? थर्ड नहीं है यहाँ पर कुछ भी। जबकि हमारे आसाम में हिमालय, नदन और पेनिनसुलर प्लेट्यू तीनों देखने को मिलते हैं। अब सारा सवाल आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू पर। हम यहाँ पर इस क्वेश्चन पे ज़्यादा डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है आज तैयार करना, ठीक है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसे? अब देखिए, इसका आपको हेल्प मिलेगी। CAPF 2022 में क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। अब सारा का सारा जो कोर है ना, पूरा कोर वो यहाँ से छुपा हुआ है इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से। डेक्कन प्लेट्यू किस पार्ट में देखने को मिलता है? ये CAPF 2022 का क्वेश्चन था। इसका आंसर था कार्बी आंगलोंग हिल्स। अब स्टूडेंट्स ने कार्बी आंगलोंग हिल्स को टिक किया, कईयों ने नहीं किया और उसको करके छोड़ दिया। बट यहाँ पर आपके लिए ये जानना ज़रूरी था कि ये कार्बी आंगलोंग हिल्स है कहाँ। तो आप देखेंगे ये आपको आसाम में देखने को मिलता है, कार्बी आंगलोंग हिल्स। अब ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक एक्सेप्शन है जिस पर जनरली बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही पॉइंट पकड़कर क्वेश्चन बनाता है। तो CAPF 2022 में बनाया कि डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट होता है कार्बी आंगलोंग, जो कि आसाम में है। तो ये जो कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू है यहाँ आसाम में, इसी वजह से थर्ड फिजियोग्राफिक डिवीजन पेनिनसुलर प्लेट्यू आपको आसाम में भी देखने को मिलता है। और इसी कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू की वजह से CAPF 2022 में क्वेश्चन बना, और इसी के हिडन कॉन्सेप्ट की वजह से CDS 2023 में ये क्वेश्चन निकल के आया। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो डायरेक्ट है। अब आपको इसको रट लेना है कि भैया आसाम लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स कहलाती है। थर्ड स्टेटमेंट भी रट लेना है कि इट कवर्स 22.39% ऑफ टोटल एरिया। बट ये वाला जो पॉइंट है, इस पर आगे भी क्वेश्चन निकल के आएंगे। अब इस पर मैंने पूरा समझा दिया है आपको कि किस तरीके से कौन कौन से फिजियोग्राफिक डिवीजन कैसे बन रहे हैं, और इसके अंदर जो हिडन एक डिवीजन है जिसकी वजह से आसाम हमारा आंसर हो जाता है, वो ये है, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, कुछ क्वेश्चंस को करने का एक और मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। मतलब ये ऐसी ट्रिक है कि डू एंड डाई वाली सिचुएशन में अगर आप यूज़ करें तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन गिवन थे। अब नोटिस कीजिए, अगर कभी आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शंस में ऑड और इवन लगा कर देखिए कि आपका जो ऑप्शन है, सभी चारों ऑप्शंस में से ऑड ऑप्शन कौन सा है। तो आप नोटिस करेंगे कर्नाटका, ये भी आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है, आंध्र प्रदेश भी पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है, छत्तीसगढ़ भी पेनिनसुला का पार्ट है। सिर्फ एक स्टेट ऐसा है आसाम, जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट, मतलब बाकी सभी ऑप्शन से अलग है। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर आप इस तरीके से भी टिक कर सकते थे। अब देखिए, ये बिल्कुल 100% श्योर तरीका नहीं है, बट मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी सिचुएशन जब आपको आंसर करना ही है और कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो एक इस तरीके से भी आप कोशिश कर सकते हैं, जो मैंने नोटिस किया है कई बार ठीक होता है,
ठीक है, तो मैंने कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, मैंने तुक्का लगाने का तरीका भी समझा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये भी हमने देख लिया है। अब ये क्वेश्चन है हमारा, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मैनी कोस्टल स्टेट्स एंड लैंडलॉक्ड स्टेट्स इन इंडिया रेस्पेक्टिवली। तो देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कई क्वेश्चंस पहले भी पूछे जा चुके हैं, पर आप यहाँ नोटिस क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल गया। तो आपको भी इन टॉपिक्स को पढ़ते हुए अपने पढ़ने के तरीके को चेंज करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में ना एक ही क्वेश्चन में इन्होंने 3 टाइप के सवाल आपसे पूछ लिए हैं। वो कैसे? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितने स्टेट्स हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पास करते हैं। तो आपको ये पता होगा कि 8 स्टेट हैं। तो जब आप काउंट करेंगे, यहाँ पर 8 कंप्लीट है, यहाँ 8 कंप्लीट है, यहाँ 7 है, तो सी ऑप्शन तो हमारा यहीं एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ पर भी 8 है, ठीक है, ये भी सही है। अगर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करने वाले स्टेट्स का आइडिया होगा तो आपको पता होगा कि एक स्टेट है गुजरात, दूसरा वेस्ट बंगाल। ये 2 स्टेट्स तो क्लियरली दिमाग में ऐसे आते हैं जो सीधे ही आपके दिमाग में क्लिक करेंगे कि ये एक कोस्टल स्टेट्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर 1 तो नहीं होगा, तो हमारा ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। अब हमारे पास बचता है या तो ऑप्शन बी या ऑप्शन डी, या तो 2 और 6 होगा या 3 और 5 होगा। अब 3 एक्चुअल में मैं बताता हूँ कन्फ्यूजन कहाँ आएगा आपको। जो 3 वाला जो पॉइंट है, ये कन्फ्यूजन आएगा आपको त्रिपुरा की वजह से कि त्रिपुरा कहीं कोस्टल स्टेट तो नहीं है। अब इसका भी आंसर आप देखेंगे, आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। आपसे प्रीवियसली एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो तीनों साइड से बांग्लादेश से लैंडलॉक्ड है, और जिसका आंसर है त्रिपुरा। तो अगर वो क्वेश्चन आपके माइंड में है तो त्रिपुरा भी कोस्टल स्टेट नहीं होगा। तो ऑब्वियसली इसका आंसर फिर क्या बचा हमारा? ऑप्शन बी, 2 और 6। गुजरात एंड वेस्ट बंगाल इसके कोस्टल स्टेट्स हैं, बाकी सभी लैंडलॉक स्टेट्स हैं। बहुत ही प्यारा डिजाइंड क्वेश्चन, जो कि काफ़ी सिंपल था अगर आपने इस पर थोड़ा सा भी दिमाग लगाया हो, ठीक है। तो इसका मैं आपको मैप भी दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये मैप आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट इसको कोशिश करें, ऐसे मैप्स में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी ने नहीं दे रखी है, तो इन्हें अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश करें कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होने वाले स्टेट्स का एक मैप, फिर आईएसटी से पास होने वाला एक मैप, फिर अलग अलग कोस्ट से पास होने वाले स्टेट्स का एक मैप। तो इस तरीके से अपने जो मैप्स हैं वो तैयार रखें, ठीक है। तो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मानव इज प्लानिंग टू विजिट ऑल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन दिल्ली, वी विल विजिटिंग। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप या तो हिस्ट्री में भी काउंट कर सकते हैं, बट वहाँ मैं काउंट नहीं कर सका और मुझे लगा कि ज्योग्राफी में इसे कवर कर लेना ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर लिया। तो अब यहाँ पर मैपिंग में दिया हुआ है आपसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन दिल्ली, ये पूछा गया है। अब आप कहेंगे कि यार इस क्वेश्चन को तो कैसे किया जाए, ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, ऐसे क्वेश्चंस तो मेरे रेडी ही नहीं हैं। तो मैं फिर वही बात कहूँगा, देखिए आपको ज़रूरत है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने की। अगर आपने PYQs को एनालाइज किया होता तो आप देखेंगे सीरियस 2021 में धोलावीरा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका आंसर था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मतलब कहीं ना कहीं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग जो उसे मिला था उसकी वजह से वो क्वेश्चन आया था। सीडीएस 2014 में पूछा गया था कि रानी की वाव अप्रूव्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को रिसेंटली, तो कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से क्वेश्चन पूछा। फिर CAPF 2010 में देखेंगे, पूछा गया था कि कौन सा नहीं है वर्ल्ड हेरिटेज साइट आइडेंटिफाइड बाय यूनेस्को। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि किस तरीके से कितनी बार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सोच के देखिए, आप 100+ नेशनल पार्क रट रहे हैं, 50+ टाइगर रिजर्व रट रहे हैं, 75 रैमसर साइट रट रहे हैं, बट आप कभी भी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं उठाकर देख रहे हैं कि पूछा क्या जा रहा है। अगर आपने नोटिस किया होता कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूछी जा रही है, तो इस तरीके से आप ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि आपके एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है, आपको किस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से स्मार्ट स्टडी करके अपने एफर्ट को, अपनी एफिशिएंसी को सही जगह लगाना है हमें, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को टैकल करना था हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और इसका आंसर आपका होगा रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम्ब, ठीक है, सी ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मैपिंग से है इंडिया की। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आई होप इसका आपको आंसर पता होगा
ऑप्शन बी गुजरात इसका आंसर है। ऑलरेडी कोस्ट लाइन पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये एक्सपेक्टेड था कि कोस्ट लाइन पर फ्यूचर में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हमने भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये मेंशन किया था कि 9 कोस्टल स्टेट्स हैं और उनका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया था। और आप देख रहे होंगे कि ये एक इंडिया का मैप है, किस तरीके से इसमें सारी इन्फॉर्मेशन एक ही मैप में प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई है। तो ऐसा ही एक मैप मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि एक बड़ा मैप आप लें और इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की जा सकती है उस एक मैप में इंक्लूड करके उसे सामने लगा लें और बार बार रोजाना उसे देखें, रिवाइज करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मैपिंग से है। यहाँ पर इंडस रिवर बेसिन इस पूछा है कि कहाँ तक एक्सटेंडेड है अप टू। अब देखिए इसका एज अ डायरेक्ट सोर्स, बिल्कुल कंक्रीट सोर्स तो नहीं देखने को कहीं मिलता है, बट यहाँ पर आप देखेंगे इंडियन रिवर बेसिन, ये आपकी क्लास 12th में एक मैप दिया हुआ है। तो रिवर बेसिन में आप यहाँ नोटिस करेंगे इंडस रिवर बेसिन। इंडस रिवर बेसिन आपका यहाँ लद्दाख, JNK, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और इसका कुछ पार्ट आप यहाँ हरियाणा में भी देख रहे होंगे और यहाँ राजस्थान में भी देख रहे होंगे। तो ये दोनों स्टेट भी यहाँ पर इंडस रिवर बेसिन में इंक्लूड होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाता है, जो कि इसका राइट आंसर है। बट आप यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि उत्तराखंड इंडस रिवर बेसिन में नहीं इंक्लूडेड है। तो फ्यूचर में कभी ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आपका डी होगा, जो कि आप इस तरीके से कर सकते थे। अब देखिए ऐसा नहीं है कि रिवर बेसिन पर पहली बार क्वेश्चन आया, इससे पहले भी नर्मदा बेसिन और डिफरेंट बेसिन पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको बेसिन्स भी रेडी रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिन। तो अब क्योंकि 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पहले भी पूछे थे, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स के बेसिन आपको पता होने ही चाहिए, जहाँ पर कन्फ्यूजन जनरली देखने को मिलता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सिटीज इन द बैंक ऑफ रिवर गंगा इफ समवन मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल भी इजी नहीं था। क्यों इजी नहीं था? क्योंकि ना ही हम इसे अपने कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ना ही हमने एनसीईआरटी में देखा है, और इस तरीके से रिवर बैंक को याद रखना आसान नहीं है। और यहाँ पर जिस तरीके से ऑप्शन को कॉम्प्लिकेटेड करके बनाया गया है, तो इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है टफ हो जाता है। अगर आपने इसे किया है अटेम्प्ट तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है हमारा डी ऑप्शन है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वॉल्केनोज आर करेक्ट। अब यहाँ पर ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये भी आपका किसी डायरेक्ट सोर्स से नहीं देखने को मिलता है, बट कहीं ना कहीं अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो इसके बारे में जानकारी होगी कि आइसलैंड एंड फिलीपींस वर क्रिएटेड बाय वॉल्केनिक एक्टिविटीज। रिंग ऑफ फायर के बारे में अगर आपने सुना हो कि फिलीपींस रिंग ऑफ फायर पर लोकेटेड है, जहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। एंड फिर आइसलैंड की बात करें तो मिड ओशनिक रिज, जहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर आइसलैंड लोकेटेड है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आइसलैंड और फिलीपींस ये दोनों क्रिएट करते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से, तो ये सेकंड ऑप्शन इसलिए ठीक हो जाता है। वहीं जब थर्ड ऑप्शन की बात करें तो ये भी आपकी सॉइल में गिवन है, वॉल्केनिक सॉइल आर रिच, डीप एंड फर्टाइल एंड अलाउ इंटेंस एग्रीकल्चर टू टेक प्लेस। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो वहाँ इरोजन एंड डिपोजिशन से ब्लैक सॉइल क्रिएट होता है, जो कि काफ़ी रिच होता है, फर्टाइल होता है, डीप होता है और अलाउ करता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर टू टेक प्लेस। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन भी आपका सही होता है। वन ऑप्शन के बारे में ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं मेंशन नहीं है, पर यह भी आपका ऑप्शन सही है, इस वजह से इसका आंसर जो होगा डी होगा। अब इस क्वेश्चन के बारे में पास्ट में तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट फ्यूचर में इस तरीके का क्वेश्चन दोबारा आए उसके लिए आप ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और उसका प्रेजेंटेशन पूछा है। तो यहाँ पर भी मतलब डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर बार चार्ट होगा। इसमें भी कहीं हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देखने को मिली है। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप ही करना बेटर है। नेक्स्ट है हमारा, विक्की टोल्ड हिज फ्रेंड्स अबाउट हिज विजिट टू स्टीवर्ट आइलैंड, बे ऑफ प्लेंटी एंड हॉकाई बे, विच कंट्री डिड विक्की विजिट। अब ये भी एकदम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, जिसके बारे में हमें कहीं कुछ देखने को नहीं मिलता है, बट इसका आंसर जो है आपका न्यूजीलैंड होगा। सेम वही बात, अगर आपको पता है, अगर आपने कहीं पढ़ा है, कहीं न्यूज़पेपर में देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
तो ये हमारा पूरा ज्योग्राफी का एनालिसिस खत्म हो गया है। जनरली आप देखेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चन अराउंड 18 से 20 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं आपके पेपर में, और वही रेशो इस बार भी देखने को मिला है। तो इन 18 से 20 क्वेश्चन में जो मैंने स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन दिखाए, जहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी आपका सोर्स है जो देखने को मिला है, ऐसे क्वेश्चन देखिए गलत नहीं होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन हमें ज़रूरी है कि हमें अटेम्प्ट करने होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लास्ट में ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें किसी भी तरीके से अटेम्प्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबिलिटी हमें स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए जहां सोर्सेस मेंशन थे उनको करने की ज़रूरत है। इस तरीके से आपको समझना होगा कि कितने क्वेश्चन करने के लिए हम कैपेबल थे। ठीक है, तो आई होप आपको सभी को ये ज्योग्राफी का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। इन सभी एनालिसिस को दोस्तों रेडी करने में बहुत 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 मेहनत लगती है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। हमारे वीडियोस को, हमारे इनिशिएटिव्स को अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई चीज़ अच्छी या बुरी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट एनालिसिस जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू। जय हिंद।